मैंने ये कहा था कि देखो, ये जो कस्टम ऑफिसर है जो तुम्हारे शिपमेंट को अप्रेज कर रहा है, चाहे वो एक्सपोर्टिंग पोर्ट पर हो या इंपोर्टर के पोर्ट पर, उसको एक ऑप्शन दिया गया है डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर, वो है जीडी के अंदर। और जीडी के अंदर है कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 4 है प्रीवियस रेफरेंस का, यानी कि उसी प्रोडक्ट की एक और पुरानी जीडी जो 3 महीने के अंदर अंदर की होनी लाजमी है, वो आपको साथ में अटैच करनी पड़ेगी। उसी को ही देखकर अप्रेजल अप्रेज करता है कि पिछली दफा क्या ड्यूटी लगी थी, क्या चीज थी, क्या क्या चीजें, क्या क्या फाइंडिंग हुई थी, ये तमाम चीजें उसको पता चल जाएगी। इवन एचएस कोड भी कंफर्म हो जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट्स में आया है वो एचएस कोड के हिसाब से यही बनता है। अब ये जो प्रीवियस जीडी है, उसमें वो सबसे पहले सवाल तुमसे ये कर सकता है कि आप ये प्रोडक्ट पहली दफा इंपोर्ट कर, क्योंकि मैंने ये समझाया है कि जो प्रीवियस रेफरेंस है इसमें जरूरी नहीं है कि तुम्हारी ही कंपनी की पुरानी जीडी हो, इसके अंदर किसी और कंपनी, लेकिन प्रोडक्ट सेम हो, एचएस कोड सेम हो, उसकी भी जीडी लग सकती है। लेकिन अप्रेजल ये पूछ सकता है कि आप क्या पहली दफा इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, जो आपने पुरानी जीडी लगाई है, मतलब अपनी जीडी नहीं लगाई, किसी और कंपनी की लगाई है। इसके दो जवाब हो सकते हैं कि हाँ हम पहली दफा ही कर रहे हैं, या फिर ये बात हो सकती है कि मैंने इससे पहले ये इंपोर्ट जरूर की थी लेकिन वो जीडी 3 महीने पुरानी है, मतलब उस 3 महीने से ज्यादा पुरानी है, इसलिए मैंने उसको नहीं लगाया। क्योंकि रूल ये कहता है कि 3 महीने के अंदर अंदर की वो जीडी है, इसलिए मैंने किसी और कंपनी की लगा दी। तो मतलब जो भी सवाल है उसका उस मेरिट पे जवाब दो, मतलब तुम कोई दो नंबर ही थोड़ी कर रहे हो। तो ये जो कमर्शियल इनवॉइस है, एक आकाश ने मुझे यहां सवाल किया है कि अगर सारे इंपोर्टर्स मिलकर एक ही रेट सेट कर लें जानबूझ के, यानी कि वो चीज हो $1 लाख की, और सब मिल मिला के कहें कि भैया ये होनी चाहिए $80,000, डॉक्यूमेंट के अंदर $80,000 ही है, ऐसी सूरत में क्या होगा? क्योंकि ऐसी सूरत के अंदर ये इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सबसे बड़ी जिसमें मुसीबत है इस काम को करने के अंदर, कि ये डॉक्यूमेंट इंपोर्टर नहीं बना रहा, एक्सपोर्टर बना रहा। और एक्सपोर्टर को फिर अपने इनवॉइस के अंदर अंडर इनवॉइस करना, यानी कि उसकी वैल्यू 1 लाख है, उसको 80,000 या 50,000 लिखने से उसको क्या फायदा? बल्कि वो उल्टा फंस जाएगा। क्योंकि आप और उसके दरमियान तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है कि इस यूनिट के $1 लाख बनते हैं, उसने कमर्शियल इनवॉइस उतने ही यूनिट की 50,000 की बना दी। अब जब तुम उसको किसी और चैनल से ही सही, फर्ज करो बाकी किसी और चैनल से ही तुमने किसी तरीके से उसको 50,000 पहुंचा दिए, वो फिर अपने बैंक अकाउंट में या अपने पास कैसे जस्टिफाई करेगा कि ये 50,000 कहां से आए? तो वो इतना बड़ा रिस्क तुम्हारे लिए क्यों लेगा? ये तो सिर्फ उस सूरत में शायद मुमकिन हो किसी हद तक, जब जिस कंपनी जहां से तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो वो ही तुम्हारी कोई चाइल्ड कंपनी हो, या वो पेरेंट हो या तुम चाइल्ड हो। यानी ऐसे समझो कि हो सकता है भैया वहां बैठे हुए हो और तुम यहां बैठे हुए हो, तो तुम अपने भैया को फोन करके कह दो कि यार ये कमर्शियल इनवॉइस पे इतनी वैल्यू लिख दो। वैसे भी किसी हद तक 10% की हद तक तो मुझे समझ में आता है कि वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, लॉजिस्टिक चार्जेस भी इसमें डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर डिपेंडेंट होती है जो कि आपकी कॉस्ट के अंदर आ रही होती है। वो कभी हल्की भी हो जाती है, कभी ज्यादा भी हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है। तो 80 के 75 समझ में आते हैं ऑफिसर को, 80 के 70 भी समझ में आते हैं, 80 के 40 समझ में नहीं आएंगे, 35 समझ में नहीं आएंगे। तो प्रीवियस जीडी देखेगा, अगर उसके ऊपर जो वैल्यू होगी वो यकीनन उसी उसी हिसाब से तुम्हारी ड्यूटी कंप्यूट कर देगा। तुम सोच के बैठे हुए होगे कि कमर्शियल इनवॉइस $50,000 की है, इसके ऊपर ड्यूटी इतनी बनी, तो इसके अंदर पोर्ट चार्जेस इतने बने, डीओ के इतने बने, मुझे ये क्लियर होकर इतने की पड़ेगी। और जब ड्यूटी ही 1 लाख से कंप्यूट हो रही तो तुम्हारी कॉस्टिंग कहाँ की कहाँ चली जाएगी?
तो पूरी बिजनेस ट्रिजेक्टरी ही मुतासर हो जाएगी ना। दूसरी चीज जो इसके अंदर और इम्पोर्टेंस रखती है वो ये कि अगर ये बात पकड़ी गई कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ फोर्जरी की है, फिर क्या होगा। इसमें तीसरी बात भी समझो, कभी कभी ऐसी प्रोडक्ट जो कि बहुत फ्लुएंटली डील होती है पोर्ट पे, उसकी एक खास वैल्यू पहले से पीसीटी टैरिफ के अंदर मुतय्यन होती है। कमर्शियल इनवॉइस कुछ भी कह रही हो, लेकिन पोर्ट ने उसकी एक फिक्स वैल्यू लिखी भी होती है पहले से। वो पहले से पता होनी चाहिए क्लियरिंग एजेंट से। सबसे पहले ये पूछना चाहिए इंपोर्टर को, एक्सपोर्टर को, कि भैया तुम ये बताओ कि जो प्रोडक्ट मैं मंगा रहा हूँ उसका कोई फिक्स टैरिफ तो हुकूमत पाकिस्तान ने किसी एसआरओ के जरिए तो इन्फोर्स नहीं किया हुआ। कर्नल बासमती है, चावल है। अब ये है, या वो ये 11-22 ले लो, 11-23 ले लो। अब इस चावल के अंदर फर्ज करो कस्टम हाउस ने एक फिक्स वैल्यू, इंपोर्ट वैल्यू लिखी हुई है, वो लिखी हुई है 80 रुपए। तुमने कमर्शियल इनवॉइस बना रखी है 55 रुपए की। झूठ नहीं है, तुम्हें वाकई में 55 का ही पड़ा, इसमें कतई कोई बात झूठ नहीं हो रही। लेकिन क्योंकि कस्टम ने उसकी एक वैल्यू फिक्स करके रखी हुई है तो वो ड्यूटी 80 से ही कंप्यूट करेगा। डिस्पाइट द मैटर ऑफ फैक्ट, अगर फिक्स वैल्यू कह रही है 80 रुपए, तुम्हारी कमर्शियल इनवॉइस कह रही है 90 रुपए, अब तुमने जो मंगाया है तुमने हकीकतन लिख दी कि तुम्हें ये चावल 90 रुपए का ही पड़ा, कस्टम हाउस के अंदर लिखा था 80, तो अब ये जो ड्यूटी कंप्यूट होगी वो 90 से होगी। जो रूल होता है कस्टम के अंदर ड्यूटी कंप्यूट करने का, विच एवर इज हाई, लिख लो इसे। तो जब कस्टम ने 80 रखी हुई है तो फिर आपने 90 क्यों रखी। तो कस्टम हाउस वाले बेवकूफ थोड़ी है। लेकिन कभी कभी ये जो फिक्स वैल्यू होती है ना, इसको रिवाइज करने में कभी कभी कस्टम में टाइम लग जाता है। उस टाइम का फायदा इंपोर्टर एक्सपोर्टर बड़ा उठाता है, क्योंकि वो रिवाइज हुआ नहीं होता, उसकी मौजूदा वैल्यू 100 रुपए से भी ऊपर हो चुकी होती है, फिक्स वैल्यू उसकी 80 होती है। वो फोन करके कह देते हैं कि यार तुम $20 के हिसाब से मुझे किसी और अकाउंट में, ओपन अकाउंट से मैं भेज देता हूँ तुम्हें, किसी दुबई से या जोहानिसबर्ग से या कहीं से, तुम ये जो वैल्यू है ना ये 80 के हिसाब से बना, हो जाता है काम। और अगर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन है, अगर दोनों मुल्कों के दरमियान, फिर तो वारे नहीं आ रहे। मेरा बच्चा, ये बात समझ में आई। सर राइस की एग्जाम्पल जो है दोबारा थोड़ा कर दीजिए। मैं दोबारा रिकॉर्ड करता हूँ। मैंने एग्जांपल दी कि अगर फर्ज करो ये 11-22 या 11-23 वाला चावल जो है, इसकी एक कस्टम में वैल्यू फिक्स्ड है, क्योंकि चावल, गंदम, दालें, गोश्त, मशीनरी, स्विच बोर्ड्स, तुम्हारे ये स्पेयर पार्ट्स, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर ये बहुत फ्लुएंटली पोर्ट के ऊपर डील हो रही हो। तो हुकूमत पाकिस्तान क्या करती है, जो बहुत रनिंग आइटम होते हैं ना, इनके कभी कभी फिक्स्ड टैरिफ भी मुतारफ कर देते हैं कि भैया कमर्शियल इनवॉइस को जो भी लिखी हुई हो वो देख लेना, लेकिन हमारी तरफ से जो फिक्स वैल्यू है वो 80 रुपए किलो है। जो भी कमर्शियल इनवॉइस आएगी अगर वो 80 रुपए से कम होगी, आप कंप्यूट ड्यूटी जो करेंगे वो 80 के हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर आपकी कमर्शियल इनवॉइस 90 की है, हुकूमत पाकिस्तान ने टैरिफ 80 का दिया हुआ है, तो फिर आपका हायर टैरिफ लिया जाएगा। हमेशा कस्टम ड्यूटी मवाजना जब करते हैं, कंपेयर करते हैं दो टैरिफ्स के अंदर, तो वो देखते हैं विच एवर इज हाई। यहां तक बात समझ में आ गई। जी सर। हाँ, तो अब कमर्शियल इनवॉइस की जो वैल्यू होगी वो इन मायनों में तो इंपॉर्टेंट है कि वो हाई वैल्यू है। अगर लो वैल्यू हुई और फिक्स टैरिफ हुआ किसी एसआरओ के तहत, एसआरओ का मतलब क्या होता है। कौन बताएगा मुझे।
कोई नहीं बताएगा। आया, जहन से निकल गया। और क्या क्या निकला जहन से? सारी हीरोइनें तुम्हें याद है? आकाश, स्टैचुरी, रेगुलेटरी ऑर्डर और ऑर्डिनेंस भी कहते हैं। हाँ, स्टैचुरी। ऐसा होगा, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। रेगुलेटरी ऑर्डर, ऑर्डिनेंस भी कहते हैं कभी, क्योंकि ये सदर मुमलिकत पास कर, गवर्नर के थ्रू जो लेजिस्लेशन है वो कौमी असेंबली से पास होगा, नेशनल असेंबली से। और जो ऑर्डिनेंस होते हैं ना, ये सब ये होते हैं सदर मुमलिकत, डायरेक्ट। डायरेक्ट, क्योंकि सदर मुमलिकत का हर प्रोविजनल असेंबली के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो कहलाता है गवर्नर। गवर्नर नेशनल असेंबली के अंदर नहीं होता, डायरेक्ट सदर मुमलिकत के अंदर। उसको अपॉइंट भी वही करता है, इवन इनके हलफ भी वही उठाता है। तो वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। असल में तो सरबराह सदर है, लेकिन हमारे क्योंकि दो टाइप ऑफ असेंबलीज है ना, सेनेट और कौमी असेंबली। तो सेनेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और जो नेशनल असेंबली है उसका सरबराह होता है प्राइम मिनिस्टर। हमारे आइन के अंदर 1973 के आइन के अंदर जो पावर्स हैं, सारी ऑपरेशनल पावर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर को होती है। लेकिन देखो, जब भी कोई चीज अप्रूव करनी होती है, पहले वो कौमी असेंबली में बहस में आती है, फिर वहां से वो पास होती है, फिर सेनेट जाती है। तो दोनों असेंबलियों से पास होना जरूरी होता है। अब कोई सी हुकूमत है, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन हमारे यहाँ अलग शेड्यूल में होते हैं, कौमी असेंबली के अलग शेड्यूल में होते हैं। हुकूमत में जिसने बनाई है वो अक्सरियत में है, लेकिन पुराने इलेक्शन में जो अपोजिशन थी वो सेनेट में अक्सरियत में है। यहां से कोई पास हो गया फिर सेनेट में क्या हो, क्योंकि वहां वो अक्सरियत में, वो उसको विटो कर देंगे। तो मतलब सियासी चालें हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है, एक पूरा सिस्टम है। इनके शेड्यूल तकरीबन एक तो होने चाहिए। भाई जो हुकूमत बना रहे हैं उसी के 1 डेढ़ महीने के बाद सेनेट के इलेक्शन भी हो जाए, क्योंकि कौमी असेंबली की कितनी सीट्स है उसी के ऊपर तो सेनेट का मेंबर इलेक्ट होता है। उसकी कोई वोटिंग थोड़ी होती, मतलब कोई इलेक्शन थोड़ी होता, जनरल असेंबली इलेक्शन के सब जाकर डब्बे में वोट डालना। पार्लियामेंट स्टेप कर दीजिए। हाँ, जिस जमात की जितनी अक्सरियत होती है उसको उसी हिसाब से सेनेट की सीटें मिलती। अब अक्सरियत अभी मैं जीत कर आया हूँ फर्ज करो, और जो है अब मेरी अक्सरियत है 216 का हमारा हाउस है ना, फर्ज करो मुझे 140 मिल गए, तो उसी हिसाब से सेनेट में मेरी जमात की अक्सरियत होनी चाहिए। सेनेट के इलेक्शन मेरी इस जनरल इलेक्शन के बाद 2 साल के बाद। 2 साल पहले जब ये बना था सेनेट, उस वक्त मेरी अपोजिशन इख्तियार में थी, तो उनके मेंबर ज्यादा हैं। तो मैं तो फंस गया ना लेजिस्लेशन कोई भी रिफॉर्म्स करने के अंदर। हमारे यहाँ एक ये क्लैश भी बहुत बहुत जबरदस्त है। तो हमें सदर मुमलिकत को भी बहुत आराम करके चलना होता है, सेनेट को भी, इन तमाम चीजों से। एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो उल्टा चलता है ना, पहले पास हो जाता है फिर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट भाई मतलब दोनों को ही फिर घेरना पड़ेगा ना, एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी तो काम होंगे। अब मुझे बताओ कि सिवा पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के बगैर फॉक्स न्यूज कोई न्यूज दे सकता है पेंटागन से पूछे बगैर? इंडिया के कितने चैनल हैं? बता दें, 100 से ऊपर चैनल, न्यूज चैनल। देखो, डायनेमिक अपनी जगह पर, लेकिन जिस ज्योग्राफी के अंदर आप लोग जिंदा है ना, वहां आप इस्टेब्लिशमेंट को माइनस नहीं कर सकते। आप एक तरफ अफगानिस्तान में है, एक तरफ मकबूजा कश्मीर है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ समंदर है, और आप चाहते हैं कि आपके मुल्क की तमाम भागदौड़ ये कमबख्त राशि और मुर्तशी बिन नारे जहन्नुम करें।
लॉजिकल बात नहीं है। आप सिस्टम से माइनस नहीं कर सकते इस ज्योग्राफी के अंदर। जितने खतरात आपको बॉर्डर्स के उस तरफ हैं, ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। तो मैं तो कह रहा हूँ, खैर ये तो रिकॉर्डिंग, अब्बास ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसमें से ये हजफ कर देना वरना मुझे जेल हो जाएगी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ पर्सनली कि कैदी नंबर 804 के ऊपर अगर खोली में 2 टायर डले हुए हैं ना, तो 4 और डाल दो, और कम से कम भी 3 साल के लिए डाल दो। वो तो खैर उनके जो कारनामे हैं, एक्सपोर्ट बिल और इंपोर्ट बिल, वो इंशाल्लाह लेटर ऑन जरूर 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 डिफाइन करूंगा। इवन उसकी पीडीएफ फाइल जो होगी ना, बजट, उससे खोल के समझाऊंगा। थोड़ा सा तुम लोग और बेहतर हो जाओगे ना इस प्रोसेसिंग के अंदर, तो तुम खुद भी इसको कंसिडर कर लोगे कि ये क्या हरकत किया हुआ है लोगों ने।